अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। NA 249 पर धांधली का शोर और वजीर आजम की अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात की पेशकश। क्या अपोजिशन वजीर आजम की इस पेशकश को कबूल करेगी? NA 249 की बात कर लेते हैं। ये इलेक्शन मुतनाज़ होता जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की दोबारा गिनती की दरख्वास्त को आज समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर लिया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का यह कहना है कि जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं उनका वोटों का जो फर्क है वो 5% से भी कम है, इसलिए दोबारा गिनती उनका हक है। आज शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने भी यही मुतालबा दोहराया। इस इंतखाब पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुसलसल सवालात उठा रही है कि ना तो उन्हें फॉर्म 45 मिले हैं और ना ही मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन के नताइज उन तक पहुंचे हैं। आज तक भी 34 पोलिंग स्टेशन के व्हाट्सएप रिजल्ट रिटर्निंग अफसर के पास नहीं आए। हमने ये कहा कि जब ये फॉर्म 45 असली वोटों समेत आपके ऑफिस में पहुंचे हैं वो टाइम बता दें। बहुत से फॉर्म 45 ऐसे हैं जिसमें टोटल ही नहीं किया हुआ। ये एक तरीका होता है कि टोटल नहीं लिखते और बाद में जो मर्जी है टोटल वहां पर लिख दिया जाता है। 100 से ज्यादा फॉर्म 45 हैं जिन पे पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर्स नहीं हैं। ये भी एक तरीका होता है जो माजी में इस्तेमाल किया गया है कि सिग्नेचर ना लिए जाएं और फॉर्म 45 जो रिटर्निंग अफसर को आए उसमें वोटें और लिखी हो, जो लोगों के पास हो वो और हो और फिर वो कुछ कहने के काबिल ना हो। तो यहाँ एक मुकम्मल धांधली का माहौल है और ये इलेक्शन जो है अब डस्का से भी ज्यादा मुतराजा बन चुका है, क्योंकि डस्का में कम से कम 20 रिटर्निंग ऑफिसर तो देर से पहुंचे थे। वहाँ टाइम तो पता था कि कब पहुंचे हैं। यहाँ तो रिटर्निंग ऑफिसर टाइम देने से ही गुरेज कर रहा है। हमारी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश ये है कि हमने आपको पिटीशन दे दी है, हकायक आपके सामने है, कानून हमारे साथ है, आप मुकम्मल रिकाउंट का हुक्म फरमाएं ताकि पाकिस्तान की इलेक्शंस की स्याह तारीख में एक और बाब का इजाफा ना हो। अब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का यह कहना है कि धांधली नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने तो अपने तौर पर री पोलिंग की ऑफर जो है वो दे दी है। कमर जमान कारा का यह कहना है कि धांधली का शोर मचाकर उनकी फतह को दुबाने की कोशिश की जा रही है। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने NA 249 का इलेक्शन बड़ी जांफिशानी से लड़ा, बड़ी मेहनत से लड़ा और उस इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है। ये अलग बात कि उस कामयाबी को धांधली के नारों में छुपाने की, दबाने की कोशिश की गई है, जो काबिल अफसोस है। वो बड़ा वाज़ेह इलेक्शन था, उसमें कोई ऐसा ना डिले की बात है, ना उसमें सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई मदाखलत हुई है। सारा दिन मीडिया उस इलेक्शन को एक एक पोलिंग स्टेशन को कवर करता रहा। किसी चैनल पे, किसी पोलिंग स्टेशन पे किसी बेज़ाब्तगी की कोई इतला नहीं है। किसी जमात ने कोई शिकायत नहीं की। अपने अमाल पे गौर नहीं करना और दूसरों पे इल्जाम तराशी के नतीजे में या ऊंची आवाज में बोल बोल के या गलत हकायक पेश कर करके मफरूजों पे मबनी बातें करके उनकी फतह को शिकस्त में तब्दील करना या अपनी शिकस्त को, अपनी खिफत को मिटाने की कोशिश करना, ये मुनासिब रवैया नहीं है। इस इंतखाब के हवाले से फाफे ने भी आज अपनी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि 143 के लगभग बेज़ाब्तियां रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें वोटर्स को वोट डालने से रोकने और इंतखाबी नताइज में ताखीर जैसे मामलात भी शामिल हैं। हुकूमत भी इस इलेक्शन पर सवाल उठा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के फैसले को दुरुस्त करार दिया, लेकिन अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इसी इंतखाब के तनाजुर में अपोजिशन को एक बार फिर से पेशकश की है कि वो इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमत के साथ ताउन करे। उन्होंने डस्का और सेनेट इंतखाबात को भी बतौर मिसाल इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज की साख बहाल करने का वाहिद रास्ता जो है वो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल है, और उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ को दावत दी है कि जो EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके दस्तयाब नमूनों में से किसी एक का इंतखाब कर ले। क्या अपोजिशन इस पेशकश को कबूल करेगी? इस पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे आज की इस डिबेट में, सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सदाकत भाई आपके वक्त का। निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से, वो आज की इस डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे, और आजिज़ धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज की इस डिबेट में जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं सदाकत भाई आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये कराची का जो इलेक्शन है, इसके बारे में क्यों अब हुकूमत, जबकि इलेक्शन
जब हारी है हुकूमत, चाहे वो डस्का का हो, चाहे वो सेनेट के इंतखाब के अंदर हो, अब आपको याद आ रहा है कहीं बहुत देर तो नहीं कर रहे ये इंतखाबी इस्लाहात वाले मामले के ऊपर? ये काम पहले करने का था और अब जो है वो आप कर रहे हैं। रहमान साहब बहुत शुक्रिया। रहमान साहब, PTI इस माशरे को, इस निज़ाम को, सियासत के सारे स्ट्रक्चर को तब्दील करने का दावा लेकर आई थी और शायद माजी में ये तारीख नहीं मिलती कि सूबाई हुकूमत आपकी हो और आप इलेक्शन हार जाएं। जैसे अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आपको पता है कि गिनती में मुकाबला PTI का, जितने सर्वेज आ रहे थे, मुकाबला PTI और नून का था। अच्छा। और पीपल्स पार्टी दरमियान से कहीं निकली और इलेक्शन जीत के चली गई। अच्छा। चले, उनको मुबारकबाद। लेकिन हम समझते हैं कि ये हाल नहीं है कि डस्का में मुस्लिम लीग नून धांधली की बात कर रही थी, आज पीपल्स पार्टी जीती है तो फिर शोर शराबा है। मुस्लिम लीग नून की तो सीधी सीधी आदत है, जहां जहां से उनके हक में फैसला आता है वो उन फोरम्स को मानते हैं। तो ये जो शोर मचा रहे हैं वो आदत से मजबूर नहीं, आदत से मजबूर है ना। देखें, उनका मसला ये है, हर इलेक्शन जो वो जीते हैं वो हक और सच की फतह है, हर इलेक्शन जो वो हारे हैं वैसे तो हर पार्टी ये नहीं करती। नहीं, मैं आज मैंने देखें, हमने इलेक्शन में हमने कहा हमारी खामी है। अच्छा। इलेक्शन का प्रोसेस भी चलो कम है, वोटिंग रेशो भी कम है, बड़ा कम टर्न आउट रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम शायद इसको समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासी डायनामिक्स ऐसे ही हैं। लेकिन मुस्लिम लीग उनका आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट से जब रिलीफ मिलेगा तो सारी अदालतें ठीक है, वरना मुझे क्यों निकाला, तुम्हें किसने हक दिया है, मेरे एहसासे मेरी दौलत से ज्यादा है, तुम्हें क्या। तो ये चीजें जो हैं, देखिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे बड़ा सवाल उठाया जाता है आपकी इस ऑफर की, इस पेशकश की संजीदगी के ऊपर। तो हुकूमत संजीदा है। अब मैं उस तरफ ही आ रहा था कि आप मुस्लिम लीग को तो सीरियस ले ही ना, उनको तो वो तो इदारे अच्छे लगते हैं जो उनको, अगर उनको कोई जमानत मिल जाए और वो उनके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हों तो बाहर भेज दें बगैर किसी पैसों के, तो वो अदालतें ठीक हैं। और जो उनसे पूछें कि तुम्हारे वो किधर है, वो तुम्हारी ट्रस्ट डीड और क्यों जाली ट्रस्ट डीड दी है, तो वो उनको नहीं पसंद। लेकिन अब मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, जो वज़ीर आज़म ने भी आज ऑफर की है कि देखें, अगर आपने इलेक्शन ठीक करना है और आप चाहते हैं कि वोट को इज्जत देनी है, तो सबसे पहले तो वोट के तकद्दुस को हम सारे माने कि जीतने वाला भी खुशी से मनाए और हारने वाला भी। ये तो आप एक फैशन बन गया ना कि जो हारता है वो कहता है। इसका हल क्या है? हल ये है कि जैसे टेक्नोलॉजी है, आज अगर आपका मेरा कोई भी बात है जिसको हमने अगर किसी कोई एक वैलिड, अगर हमने कोई टेक्नोलॉजी या IT का कोई चीज़ इस्तेमाल की है तो उस पर चीज़ें साबित कर। तो आप ये कह रहे हैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लें, ये शोर हम ये कहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म, जहां जहां जिस जगह पे आपको इतराज है उसको बैठे। और बेस्ट तरीका ये है कि जिस तरह हमने कहा डस्का में, हमने भी कहा धांधली हुई, सेनेट के इलेक्शन में हम चीखते रह गए, लोगों ने पैसे ले लिए, और अब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है उस पे आ जाएं जिस तरह बाकी मुल्कों में है, और कोई जो कामयाब तरीन तजुर्बा है। इस पे जरा बात करते हैं कि ये ऑफर क्या ये महज जो है वो बयानिए की हद तक एक ऑफर है या पेशकश है, या इससे बढ़कर भी है? क्योंकि अगर आप इनको असेंबली के अंदर अप्रोच करते हैं या इनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो वो ऑफर में संजीदगी तो तभी नजर आएगी जब बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो अपोजिशन को जो है बुलाया जाएगा और बड़े स्पेसिफिक एजेंडे पर जो है वो बुलाया जाएगा। अगर एक तो बात ना हो जो मुझे अब उम्मीद है कि शायद नहीं होगी, इधर से हम इनको इलेक्टोरल रिफॉर्म पकड़ाएं, इधर से ये अपने केसेस की वो NRO के लिस्ट आपको ये बात बर्दाश्त क्यों नहीं करे? हम गलत तो नहीं कह रहे। हमने जब फाइटर पे गए, जब आर्मी के उस एक्सटेंशन पे गए, आर्मी चीफ की हर जगह पे एक पूरा 37 पॉइंट का कागज आ जाता है, सानू ए दियो ते ए लो। अगर ये बात ना करें, मेरा ख्याल है जमहूरियत सबको। सर उसके लिए स्टेप 1 ये है कि वो आपके साथ बैठने, यार ये हमारे पे आसान तो नहीं कर रहे, आप बैठे तो ये मुल्क के लिए करना होगा। तो हम इनको आज वज़ीर आज़म ने ऑफर की, फवाद चौधरी ने ऑफर की, निहाल हाशमी साहब को, आजिज दामरा को मैं ऑफर कर रहा हूँ कि भाई एहसान करो इस मुल्क पे। कल हम पे इल्जाम लग रहा था हम वोट चोर थे, आज आजिज दामरा वोट चोर है, और मुस्लिम लीग सारी चोरियां करने के बावजूद गिले शिकवे बहुत है इस इलेक्शन से, इसलिए आए बैठे और हम बैठ के इस्तेहाद करें। आजिज दामरा साहब की तरफ बाद में जाएंगे, मगर पहले जरा निहाल भाई से सुन ले। निहाल हाशमी साहब, ये तो NA 249 वाला तो मामला चल रहा है, एक तो आप इसको एड्रेस करें। अब वो दोबारा गिनती की जो दरख्वास्त है वो उसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि PMLN ये सारा मामला इस वजह से उठा रही है, और जो सदाकत भाई ने अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा वो तो आदत से मजबूर आपको समझ रहे हैं कि आपने शोर मचाना ही मचाना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कहीं पे हमने शोर मचाया है तो वो सच साबित हुआ। आप देखें डस्का में अगर हमने शोर मचाया और ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए और फिर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इलेक्शन करवाया, तो हमारी जीत ने ये साबित किया कि हम जो शोर मचा रहे थे वो ठीक था। वहाँ पे धांधली की गई थी, वहाँ पे लोगों की हलाकतें हुई, वहाँ पे धुंध छा गया, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पे स्क्रीन से गायब हो गए, तो ये बात तो ठीक थी। अब रह गया ये जो इलेक्शन है, ये जो बेचारे ये भूल गए माजी में अपने कि कभी ये कहते थे 4 जगह खोल दो, कभी कहते 30, तो ये तो बेचारे बिल्कुल इरेलेवेंट लोग हैं, इनको तो इस शो में बुलाएं भी नहीं, क्योंकि कराची के लोगों ने पीटीआई को 6ठे नंबर में ले जाके छोड़ दिया है। ये यहाँ पे हमारे कंधे में रख के फायर करना है। सर आप सुन तो लेना, ये हमारे कंधे में रख के फायर कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कह रहे हैं, ये निजाम को बुरा भला कह रहे हैं, ये उस पूरे किस्से में कहीं है नहीं। लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया कराची की, उसकी एक वजूहत है। इन्होंने जो वादे किए थे इन्होंने ठीक कहा कि तब्दीली की बात करने आए थे, ऐसी तब्दीली लेके आए कि एक जाली आदमी को लेके आ गए। वो जाली आदमी जिसने अमेरिकन जाली नेशनलिटी वाली एफिडेविट दे दी थी, तो यहाँ पे तो देयर स्टैंड्स नोवेयर पीटीआई। अब रह गया कल के जो इलेक्शन, आप कायरा साहब ने ये बात ठीक की है कि सारा दिन मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल इस बात पे बता रहे थे पल पल की खबरें, और पल पल की खबरों में और रात के 190 स्टेशन के नताइज तक PMLN भारी अक्सरियत से जीत रही थी। और आजी जामरा और मैं शहर में रहते हैं, हमें पता है कि इनका दफ्तर हमारे दफ्तर से कोई किलोमीटर के फासले पे था। हमारे दफ्तर के सामने पूरी एक जमे गफीराती इंसानी समुंदर था। पीपुल्स पार्टी वाले तो खुद जो लोकल लोग थे उन्होंने दफातर बंद कर दिए थे, 8 बजे सारे दफातर इनके बंद हो गए थे, इन्होंने अपनी शिकस्त ली। मगर चूंकि सईद गनी साहब और सिंध गवर्नमेंट इसको ऑपरेट कर रही थी, जो यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर थे वो भी पीपुल्स पार्टी के गवर्नमेंट के एक हिस्सा रहे, और साथ ही साथ जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो सारे वजारत तालीम के अहलकार थे। तो वो सईद गनी साहब, फिर सईद गनी साहब ने खुद 2 बजे से जब उन्होंने फॉर्म 45 बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने आज खुद आरओ के जो इख्तियारात थे अपने पास ले लिए, वो खुद कलेक्ट कर रहे थे 45 फॉर्म, और वो खुद रिलीज कर रहे थे। आप इसका सारा जो मुद्दा है वो सईद गनी साहब पे डाल रहे हैं, इस सारी कार्रवाई सईद गनी और सिंध गवर्नमेंट। मैं एक बात रहमान आपको बताना चाहूंगा, पीपुल्स पार्टी कहती है कि जमहूरियत सबसे अच्छा इंतकाम है। मैं कहता हूं जो इन्होंने जमहूरियत से इंतकाम लिया है, इससे अच्छा इंतकाम ले नहीं सकते थे कि ये 4थे नंबर पे स्टैंड कर रहे थे। और देखिए इस वजह से भी कर रहे थे, वोट चोर 13 साल से इन्होंने सल्का में, अच्छा इनको 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 वोट चोर लोग कह रहे हैं, मैं लोग वोट चोर कह रहे हैं। देखिए गुज़श्ता इलेक्शन में इन्होंने 8000 से कम वोट लिए, 8000 से, जबकि टर्नआउट 40% था। यहाँ पे टर्नआउट अगर हम 20% मान ले तो ये 16000। मैंने दे स्टैंड नोवेयर। इनके जो इनके फॉर्म सिंध गवर्नमेंट के बैठ वोट बदलते रहते हैं। पीटीआई ने 36,000 वोट लिया था। सुने सर देखे ना, पीटीआई ने वो वोट तो बदल सकते हैं। सुने पीटीआई ने 36,000 वोट लिया, वो 7,000 पे आगे। चले ये भी मान लिया। जो एमकेएम एक जमाने में आपको याद है कितना वोट लेती थी? एमकेएम का वोट देखें, बिल्कुल ठीक है। आप अपने कैमरामैन से पूछ ले, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे थे, एक मिनट सिर्फ मुझे कंप्लीट करने थे। कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आरओ के ऑफिस के सामने, तो वहां पे बोल लोग हमें कह रहे थे कि अंदर धांधली हो गई है, ये 2 बजे से। आप रिपोर्टर से पूछ ले जो इन्होंने, अच्छा आप मुझे एक बात से, अच्छा वो तो नहीं है, मगर आपने और रिजल्ट 10 भाई 10 मिनट के रिजल्ट 10 घंटे बाद आया, कितने घंटे बाद? और अब भी आपने इस शो में बहुत सारे जरूर मांगी है। मैं उनसे पूछ सकता हूँ, आदिल जामरा साहब से आपने ये पूछा कि ये 8 बजे दफ्तर बंद करके ये चले गए थे, इनको मुबारक। मैं आदिल भाई 8 बजे आप दफ्तर बंद करके चले गए थे या नहीं गए थे? और दूसरा जो सवाल है, जहरी बात है, बड़ी आयरनी है कि पीपल्स पार्टी जो है वो 2018 के इंतखाब पर जलसे कर रही थी कि इलेक्शन चोरी हुआ, लोग सिलेक्ट हो गए। अब जिनके साथ मिलकर आप जलसे कर रहे थे वही आपके बारे में जो है वो ये वोट चोरी के जो है वो इल्जाम लगा रहे थे कि हुआ क्या है सर? और रांझा रांझा कर दे, मैं आप पे रांझा हुई।
जी। अब मुझे इजाजत है रहमान भाई, मुझे जी जी, ये दोनों चीजें, पहले 8 बजे वाला और फिर ये दूसरा जो पूछिएगा। नहीं, एक और चीज के फासला 15 मिनट का था और पहुंचे 10 घंटे के बाद। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो 10 घंटे बाद आरओ के पास पहुंचते हैं। चले जी, सवाल ये भी आ गया जी सर। जी आजिज भाई, मुझे इजाजत है अभी। जी 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 जी, आपके कोलीग जी हैं, वो दरमियान में ऐड कर रहे थे। मैं तो आपसे पहले सवाल गुजारिश कर चुका हूँ। देखिए रहमान भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शर्मिंदा है आजिज दामराज, शर्मिंदा है, जवाब नहीं इनके पास। सुने निहाल भाई, 1 मिनट सुन तो लेना। शर्मिंदा है जी। अगर इजाजत हो तो मैं निहाल भाई आपके सवालों के भी जवाब हैं। और आज जो मियां साहब ने लंदन से बात की है, मुझे तो उनकी मासूमियत पे भी एक बहुत बड़ा एहसास है और दिली हमदर्दी है। मैं उसका भी जवाब दे सकता हूँ, शर्मिंदगी अपनी जगह पे। मगर मेरे ख्याल में मेरे जवाब के बाद आप ये गारंटी दें कि आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा इस कौम के सामने, जरा ये भी मुझे गारंटी दीजिएगा। अच्छा, पहली बात तो आज मियां साहब ने, मैं निहाल भाई तो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, मगर जो आज मियां साहब ने, इन्होंने जो मियां साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे चला दिया और ऐसे क्वेश्चन उनसे करवा दिए हैं आज कि मैं तो हैरत है मुझे कि मियां साहब इतने बड़े सियासतदान ये इतनी सतही बात कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं, सवाल के तौर पर पूछ रहे हैं। अच्छा। और पूरी PMLN ये बात पूछ रही है कि हमारे वोट जो है वो कहां गए, कम पड़ गए। भाई यही तो मेरा सवाल है, यही तो पूरी कौम का सवाल है। अब मिसाल के तौर पर आपने लास्ट इलेक्शन में वोट लिए थे कोई 35,000 के करीब, मिसाल के तौर पर। उसके बाद 10,000 के करीब वोट लिए थे JUIF ने उस हल्के से, ये अलग वोट हुए। और इस इलेक्शन में हम मानते हैं कि हमारे वोट डबल हुए और वो 16,000 16,500 तक पहुंचे। कोई 50,000 या 40,000 तो नहीं हुए ना। 16,000 16,500 वोट उठाने वाला कैंडिडेट अगर कामयाब होता है तो ये कोई गुनाह हो गया? हमने आपका कोई ठेका लिया हुआ था कि आपके नैरेटिव की शिकस्त हुई है। इस इलेक्शन में वोटर ने अदम एतमाद किया है आपके ऊपर। वो जो आप कहते थे ना, जो PDM आपने तोड़ी, और रहमान, इस इलेक्शन में ये समझने वाली बात है कि 35,000 वोट आपके इस हल्के में, जी आपको मुबारक हो, आपका नैरेटिव बहुत अच्छा है। ये डबल होने चाहिए थे या 1,000 उसमें इजाफा होना चाहिए था, 40,000 तो होने चाहिए थे ना। 10,000 वोट जो अंडरस्टैंडेबल बात है कि टर्नआउट कम था। मैं अगर इसमें एक छोटी सी जरा गुजारिश करूं कि टर्नआउट 21% था। रहमान भाई ये समझने वाली बात है ना। मैं वही तो बात कह रहा हूं कि इनके 35,000 2018 वाले, उसके बाद 10,000 JUIF ने जो उठाए थे उन्होंने हिमायत की थी इनकी, उसके बाद ANP ने इनकी हिमायत की थी, उसके बाद अपोजिशन की तमाम जमातें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम अपोजिशन से अलग है। अच्छा। तो हमने सिंगल पार्टी ये इलेक्शन लड़ा, बाकी अपोजिशन का तमाम वोट इनके खाते में पड़ा। और वो सारा वोट अगर टाफियों के बांटने की वजह से, मैं आज भी गारंटी के साथ कहता हूं, जिस तरह निहाल भाई ने कहा कि 8 बजे पीपुल्स पार्टी के दफातर बंद हो गए, मैं कह रहा हूं कि रमजानुल मुबारक है। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, मगर वो पार्टी जो ग्रास रूट पे मौजूद थी, आपकी पार्टी के अंदर ग्रुपिंग थी। मैं कहता हूं कई पोलिंग स्टेशन पे, ये रिकॉर्ड की बात है, आपके पोलिंग एजेंट भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। और दूसरी बात, ये JUI का वोट कहां गया, PMLN के पास अपना वोट कहां गया, ये ANP का वोट कहां गया? यस, मैं उनकी फिलहाल बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, मुस्तफा कमाल 7वें नंबर पे 9,000 वोट लेता, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करता। पीपुल्स पार्टी जो ग्रास रूट की पार्टी है, जो वहां पर एक्टिव थी, उस पे ये एतराज है कि आपने 16,000 वोट क्यों उठाए। बाकी रहा कि देर चले, ये वोटों वाला तो मामला आपने हल किया आजिज भाई, ये वोटों वाला मामला आपने हल किया। जरा ये जो दूसरा है, ये जो धांधली के इल्जामात, ये जरा ब्रेक के बाद जरा कंटिन्यू कीजिएगा। ये दूसरा सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके पास ही आऊंगा। आरिफ भाई एक ब्रेक के बाद कर लीजिएगा बात। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। NA 249 के जो धांधली का शोर है, क्या वजीर आजम ने जो इंतखाबी इस्लाहात की पेशकश की है, क्या अपोजिशन इस दावत को कबूल करेगी? मैं आजिज धामरा साहब हैं साथ? धामरा साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी जी
जी धामरा साहब, आपको आवाज आ रही है सर? अच्छा, मैं ये वही जो आपसे पहले बात थी, एक रेफरेंस बड़ा बार बार दिया जा रहा है और वो है ये डस्का वैसे शहर तो है लेकिन वो एक मिसाल बन गई अभी और कुछ देर तो मेरे ख्याल है इस्तेमाल होती रहेगी ये मिसाल। मगर ये पीपल्स पार्टी ने क्या वही काम किया है जो नून लीग कहती है कि पीटीआई ने डस्का में किया, इंतजामिया ने जिस तरह से इलेक्शन के अंदर जो है वो इंटरफेयर किया है? तो इस क्योंकि इल्जाम की नोयत जो है वो वही है कि यहाँ पर लेट हो गए, नताइज नहीं मिले, पोलिंग एजेंट्स जो थे वो पता नहीं कहां पर चले गए। तो क्या ये वही काम हुआ है? ये कंपैरिजन बनता है? देखिए रहमान भाई, मैं जो पहले गुफ्तगू कर रहा था, मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो जो मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी थी ना, आधा तीतर आधा बटेर, इनको जो एक पीडीएम को तोड़ना था, इन्होंने कहा कि हमें इस्तीफा देनी है और इसी पॉइंट पे पीडीएम टूटा। तो मतलब 249 के अवाम ने जो फैसला किया कि एक ऐसी पार्टी जो अपनी फरमाइशी प्रोग्राम रख के एक तरफ कहती है कि जी वो पीडीएम को तोड़ती है, जी हमें तो इस्तीफा देनी है, इलेक्शन में हम यकीन नहीं रखते, ये पार्लियामेंट हमारे काम की नहीं है, और दूसरी जगह वो कराची में इलेक्शन में हिस्सा लेती है और एक दूसरी जमात जो पीडीएम की सरबराही रखती है JUIF, वो उनकी हिमायत करती है, वो इलेक्शन में खड़े होते हैं। तो क्या आप कौम को इतना बेवकूफ समझते हैं निहाल भाई? कौम ने जो फैसला कर दिया कि आप बार बार ये हल्का जिमनी इंतखाब का मुतमिल नहीं हो सकता, एक तो ये वजह थी। मेरे ख्याल में मियां साहब को भी समझना चाहिए और पूरी PMLN को ये समझना चाहिए कि ये जो आप कौम से मजाक कर रहे थे कि एक तरफ आप इस्तीफा दे रहे हैं, हो सकता है कि अवाम ने ये भी सोचा हो, उसके बावजूद मैं मानता हूं उस बात को कि आपको बहुत वोट पड़े हैं, दोनों साइड पे 1 और 2 नंबर अपोजिशन की जमातें आई हैं, तो अपोजिशन तो जीती है, गवर्नमेंट तो हारी है, मगर अपोजिशन के दरमियान जो आप कह रहे हैं कि डस्का के अंदर मिसाल के तौर पर आपने अभी ये बात की कि महकमा तालीम के अफसरान जो है वो अंदर बैठे थे, तो डस्का में क्या बांग्लादेश के लोग आए थे? वहां पे आपकी इतनी बड़ी गवर्नमेंट चली है तो वहां भी आपके अफसरान ने कोई काम कर दिखाया? और दूसरी बात, वहां का कत्लेआम, वहां का ब्लड शेड, वहां का तशद्दुद, वहां पर ठप्पे, वहां के वो लोग जो मिसिंग थे उनकी फिर जो मोबाइल लोकेशन कहीं और से पकड़ी गई, इस तरह की जहां पे मिसाल नहीं थी। हाँ, अगर ये रिपोर्ट हो चुकी होती, आप मुझे बताएं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान के कौन से नेशनल या रीजनल चैनल ने ये बात रिपोर्ट की कि शाम को 4 बजे या उससे पहले 3 बजे कोई किसी पोलिंग स्टेशन पे कब्जा हो गया, ठप्पे लग रहे थे? हाँ, सूबाई गवर्नमेंट लाइन ऑर्डर मेंटेन कर सकती है, तो बाकी अगर आपको एतराज है, डस्का के साथ इसका मुवाजना नहीं बनता। लेकिन मैं निहाल हाशमी साहब, रीपोलिंग और दूसरी जो मुनाफिक की रीपोलिंग कह रहा हूं, रीकाउंटिंग नहीं, रीकाउंटिंग नहीं, रीपोलिंग अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करे। और दूसरी बात, वो तो ऑफर, वैसे वो ऑफर आ चुकी है। निहाल भाई, आप क्योंकि कराची में ये इलेक्शन मुफ्ता इस्माइल के साथ आप लोगों ने भी रहमान भाई, ये मुस्लिम लीग नून की मुनाफिकत की शिकस्त हुई है, मुफ्ता इस्माइल की नहीं, कि एक तरफ आपको रिजाइन देना है और दूसरी तरफ आपको इलेक्शन लड़ना है, तो हल्के के अवाम पे छोड़ दें। वो बयानिया की वही बात आ गई जो आप बयानिया की बात करें। अच्छा निहाल भाई, ये बयानिया वाली बात बताए, मसले का हल क्या है आपकी नजर में? रीपोलिंग या रीकाउंट? बस देखिए रहमान भाई, हम कहीं कभी भी नहीं चाहते कि धांधली हो, 2 नंबरी करके हमें जीता जाए। हम सिर्फ ये चाहते थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो जीते मुबारक हो। और आप फिर एक सर्वे कर ले, फाफिन की आपने रिपोर्ट दी, और ये जो गोली गाली की बात हुई, आप देखें मुस्तफा कमाल और पीपल्स पार्टी के दरमियान गुज़श्ता 2 रोज़ों से फायरिंग के तबादले हो रहे थे, लोग उसमें मुतासिर हो रहे थे, ये मुस्तफा कमाल पे इल्जाम लगा रहे थे, मुस्तफा कमाल। और हमें मालूम है जो लोग हार रहे होते हैं वो लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, इस तरह के काम होते हैं हर जगह पे। जो मेरे भाई ने बात की, भाई से पूछे जरा सा कि ये जो 35 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे और 45 फॉर्म थे, वो कहां गुम हो गए थे? 10 घंटे नहीं मिले, 10 पूरे 10 घंटे। और वो 10 घंटे में रीकाउंटिंग में पीपल्स पार्टी दोबारा जीत जाती है तो आप फिर मुबारकबाद देंगे इन्हें? देखिए जी, अगर वो जीत जाते हैं तो बिल्कुल फेयर एनफ। देखिए बात सारी है कि रीकाउंटिंग में जीत जाते हैं, फेयर एनफ। हम यही तो मुतालबा कर रहे हैं कि आपको रीपोलिंग की जरूरत ही नहीं है। आप नहीं, बयानिया तो लोगों ने तो रद्द के वोट दिया है, लोगों ने रद्द कर दिया है, पीटीआई को लोगों ने बुरी तरह रद्द कर दिया, लोगों ने वोट को इधर दिया है।
लोगों ने ये समझ, जब रिजाइन देनी थी तो रिजाइन वाली हम तो चाहते हैं, आप भी हम चाहते हैं कि आप भी रिजाइन करें। और आपने जो कहा कि हमने पीडीएम को तोड़ा, नहीं, पीडीएम को आपने सिर्फ एक सेनेट की सीट के मुताबिक नहीं देंगे। हम तो आपके साथ खड़े हुए थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब को हमने जितवाया, मगर आपने नहीं, हमारी मंशा के मुताबिक ना दे, पीडीएम की मंशा के मुताबिक दे, महंगाई के मंशा के मुताबिक दे, बैड गवर्नेंस के लिए दे, इस मुल्क की तबाहाल मईशत के लिए दे, इस मुल्क की तबाहाल खारजा पॉलिसी के लिए दे, आप कश्मीर के लिए दे, आप कश्मीर के लिए दे, खत्ते के लिए दे, आप कोरोना के लिए दे। तो हम तो बड़ा वाजे दो टोक आपने तो दी नहीं ना, आपने कहा था कि एटम बम होगा, तो आप एटम बम इस्तेमाल करें ना। आप तो जमहूरियत से इंतकाम ले रहे हैं वोट चोरी करके। ब्रेकिंग आप सिंपल, आज ब्रेकिंग न्यूज दे दो, हम तो दे देंगे। आप ब्रेकिंग न्यूज दे दो। रहमान साहब और हमारी पार्टी ने फैसला किया। निहाल भाई अब एक एक करके जरा एक और सवाल जो आपसे हुआ था, निहाल भाई एक और सवाल जो आपसे हुआ था वो बयानिए के हवाले से हुआ था। क्या कहीं आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपने जाजिज धामरा साहब दोनों क्योंकि ऑन ग्राउंड है, कैंपेन करते रहे, क्या बयानी की वजह से आपको जिस तरह से धामरा साहब कह रहे हैं वो वजह हो सकती है कम वोट पड़ने की? नहीं, बयानिए को तो आप देखिए, या तो बुत हुआ है मियां नवाज शरीफ के बयानिए को बुत किया गया है। लोग कहते हैं नवाज शरीफ जो फैसला करेंगे पाकिस्तान के निजाम को बेहतर करने के लिए, यहाँ पे माशी इस्तेहकाम के लिए। देखिए, नवाज शरीफ था जिसने CPAC लेके आया यहाँ पे, नवाज शरीफ था जिसके वजह से माशी तरक्की हुई, नवाज शरीफ था जिसके वजह से शहर कराची में अमन हुआ। बल्दिया टाउन में अच्छा ज्यादा पड़े, आप कह रहे हैं वोट पड़ा था, 15,000 पड़ा, ये बयाने की वजह से। आपको भी तो 36,000 वोट पड़ा था। मैं तो आपको भी 36,000, आप लोग भी 7,500 बाद में बात करूंगा। ये बेचारे बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना निहाल साहब मैं कह सकता हूँ बेका है। अच्छा, तो पिछले इलेक्शन में जब इनको हमारे से शिकायत हुई थी, इनको 35,000 वोट मैंडेट के साथ क्या हुआ, आपके बयानिए के साथ क्या हुआ? कराची रहमान ये इतने खौफजदा हैं कि असद उमर कह रहे हैं कि इमरान खान रिजाइन ना सिर्फ खुद रिजाइन करेंगे बल्कि असेंबली को बर्खास्त करना चाहते हैं। सुन लेने मैंने इमरान खान साहब असेंबली बर्खास्त करने का सोच रहे करते हैं हमारी खौफ से। बट ये वाला सवाल जरा पूछ रहे थे, मैं वो अपने बयानी के साथ क्या मैं वो परदेसी बीमार नवाज शरीफ के बयानिए की बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं उनकी फतह है, जब वो यहाँ पे थे उनको 35-36,000 वोट पड़े थे। अब उनका बयानिया कामयाब हो गया है तो उनको 15,000 वोट पड़े। मुझे डर है कहीं ज्यादा कामयाब हो गया तो कहीं जीरो ना हो जाए। नंबर 1, 2 पे तो वही लोग हैं ना। आपके बयानिए के साथ क्या हुआ? देखिए हमारी आप तो कह रहे हैं कि वो इररेलेवेंट हो रहे हैं। वो कराची के इलेक्शन में 1 और 2 पीपल्स पार्टी और नून लीग बता दें रहमान, आप चले आपने रेलेवेंट की बात नहीं, मैं इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी, आप और MKM दोनों हुकूमत में हैं, दोनों इत्तेहादी हैं, आप 5th और 6th पोजीशन के ऊपर अच्छा, ये मैं जरा आपकी इनकी जो खुशी की मैं जरा बात कर लूं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे आई है, पूरे सिंध सूबे में इनकी एक सीट भी नहीं है। अच्छा, हमारी 1.5 दर्जन सीटें तो कम से कम MNAs की हैं। अच्छा, और MPs की 2.5 दर्जन से भी ज्यादा है, 2 दर्जन से भी ज्यादा है, सारे सिलेक्टेड है। हमारा से इनका क्या मुकाबला? मुस्लिम लीग नून सिर्फ GT रोड की पार्टी रह गई है। ना कोई KP में इनकी सीट, ना कोई बलोचिस्तान में सीट, ना कोई सिंध में सीट, नौशेरा में। तो ये कौन सी अभी नौशेरा में आपको नौशेरा में सीट से क्या भूल जताइए आपको। KP में हमारी 2/3, सुन लेना यार, बात तो करने देना निहाल साहब। KPK में हमारी 2/3 मेजोरिटी। अच्छा, सिंध में जवाब दे महंगाई क्यों हुई? हम अपोजिशन, पंजाब में हम हुकूमत, बलोचिस्तान में हमारी हुकूमत। बाद आगे बात कर हर जगह हुकूमत है, महंगाई क्यों है? 35,000 से 15,000 वोट पड़े। ये फूले नहीं इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात, नौशहरा वजीराबाद, एक कुर्रम का आप जीते हैं। नौशहरा वजीराबाद डस्का जो सिंध के अंदर इंतखाब हुए, मेरे ख्याल है 3 सीटों पे। दामरा साहब मुझे करेक्ट कर दें। हम भी अगर पीपल्स पार्टी की तरह होते, हम भी इलेक्शन में जीते। पीपल्स पार्टी गिनती में नहीं थी। पहले नंबर पे PTI, दूसरे नंबर पे नून लीग, तीसरे नंबर पे TLP, चौथे नंबर पे TSP। और हुआ क्या, रात के बाद सुबह हुई पीपल्स पार्टी नंबर 1 पे। इस तरह के जुर्म दामरा साहब से पूछो। अच्छा, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या अपोजिशन वज़ीर आज़म की दावत को कबूल करेगी इंतखाबी इस्लाहत के लिए? दादा साहब, ये ब्रेक पर जाने से पहले सदाकत साहब जो है वो सवाल उठा रहे थे, ये क्योंकि पीपल्स पार्टी
ने अभी ये भी इंतखाब जीता है, तो वो आपसे पूछ रहे थे पीपल्स पार्टी कैसे जीत लेती है इंतखाब? दामरा साहब तो तरीका तो बताएं यार, आप 5वें नंबर पे भी नहीं थे, आखिर में नहीं रात के बाद पहले नंबर पे आ गए, तो हमें गुल तो बताएं। जी 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 फातुल्लाह बता रहे हैं, बुनियादी सवाल किया है। और अब जी बड़ा बुनियादी सवाल किया अब्बासी साहब, और हम मेरे ख्याल में सीरियसली हम इस पॉइंट पे आ जाएं जो अभी आपने बहुत ही सीरियस सवाल किया मुझसे। इसमें अभी हम मेरे ख्याल में एक दूसरे की बात सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी। नंबर एक तो मैं जो अभी सर्वे की बात अब्बासी साहब आप कर रहे थे, ये तो इस इलेक्शन की बात है ना, ये सो कॉल्ड सर्वे, आपकी पूरी हुकूमत जो है वो 3 साल से सर्वे की बुनियादों पर चल रही है। तो इसलिए आप रिव्यू करें अपनी पॉलिसी को कि आप इन ड्राइंग रूम ही सर्वे से बाहर निकल आए और ग्राउंड रियलिटी पे देखें कि किस तरह। और ये जो नंबरिंग की आप बात कर रहे थे, ये बिल्कुल आपने बुनियादी सवाल किया कि हमारे वोट बढ़े कैसे। वो आपकी वजह से, आपकी मेहरबानी, आपके प्राइम मिनिस्टर की मेहरबानी, आपकी पार्टी की मेहरबानी, गवर्नमेंट की मेहरबानी, जिसकी वजह से हम ये इलेक्शन जीते। आपकी वो नाकारा अवाम दुश्मन पॉलिसी जिसमें आज जिसमें आज महंगाई का जिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, आज पेट्रोल जो है वो महंगा हो चुका है, आज बिल्कुल इंसानी जिंदगी जो है वो बिल्कुल महंगी हो चुकी है। आज आपके वजीर कह रहे हैं कि काम करने नहीं दिया गया तो हम रिजाइन दे देंगे। आज आपके प्राइम मिनिस्टर झूठे जो वादे कर चुके कराची के अवाम से, वो गिलगित के अवाम से कल कर रहे थे। यहाँ पर थरपारकर में 1 अरब का ऐलान कर गए, 2 साल में वो इंप्लीमेंट नहीं हुए, और गिलगित में वो 370 अरब रुपए का ऐलान कर रहे हैं। तो कौम जान चुकी आपको, इसलिए आपकी नाकामी हमारी कामयाबी का जो है वो मजहर है और उसका एतराफ है। तो ये रीजन है। तो अब आपको जवाब मिल गया, वो कह रहे हैं का भी जवाब देना। और निहाल भाई के लिए मैं तो मुस्लिम लीग नून वाला सवाल कर रहा हूं, उनकी हमदर्दी में, और निहाल हाशमी की हमदर्दी में सवाल कर रहा हूं, उनको जवाब। और नहीं निहाल भाई के लिए भी ये है कि जब आप ये कह रहे थे कि हम रिजाइन देंगे, तो ये नेचुरली असर पड़ा आपके वोटों के ऊपर, इसलिए दोनों पार्टियां अपने वोटों को ढूंढे हैं, उठा के गिने। क्योंकि चले अब जरा आदिल भाई और निहाल भाई और सदाकत भाई ये जरा अब जरा सोल्यूशन पे बात कर लें। एक सोल्यूशन जो आज वजीर आजम ने प्रपोज की है, वो निहाल हाशमी साहब आपसे जरा स्टार्ट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मान जाए सर दस्का पे भी आपके बड़े एतराज़ात है, तहफ़्फ़ुज़ात है, इस इलेक्शन पे भी है, ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? हर इलेक्शन पर इसी तरह से एतराज़ात होंगे? हल क्या है? आपको बैठना पड़ेगा हुकूमत के साथ। रहमान भाई देखिए, जब ये असेंबली मारूज़ वजूद में आई तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने खड़े होकर कहा था कि हम आपस में मिल के मुल्क के सारे निज़ाम को हल करना चाहते हैं, माशी निज़ाम को, दीगर निज़ाम को। मगर खान साहब ने मुंतखब किया दूसरा रास्ता, और ये आप देखिए दूसरा रास्ता क्या था। वो दूसरा रास्ता था ऑर्डिनेंस का, और एक और रास्ता था, वो रास्ता था कि सारे अपोजिशन को जेल में डाल दो। और ये बात बशीर मेमन साहब की उस इंटरव्यू से बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि प्राइम मिनिस्टर बैठ करके लोगों को जेल डालने की, और एक जमहूरी मुल्क में वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान वाली ताकत मुझे मिलना चाहिए। और फिर आप दूसरा देखें, ये वाज़ेह हो गया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, जिसमें काजी फैज ईसा साहब के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ने ये सारी बातें की थी, इनके अटॉर्नी जनरल ने की थी, इनके लॉ मिनिस्टर ने की थी। तो ये हुकूमत जो, और इनके बात पे कौन एतबार करे? ये तो कहते हैं मुझसे गलतियां हो जाती हैं, ये यूटर्न ले रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हल है या नहीं है आपकी नजर में? नहीं जी, ये जब तक दो चीजें आ गई ना, एक है कि ईवीएम हल है या नहीं, दूसरा ये कि आप इनसे बैठ के बात नहीं, ये इनसे बैठ के बात नहीं हो सकती, इनके साथ बैठ के बात नहीं हो सकती। ये अपने घर जाएं। ये लोग नॉन पॉलिटिकल करप्ट कैबिनेट है, करप्ट लोग हैं, मुल्क को माशी तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया। कश्मीर के हवाले से ये नाकाम हो गए, पाकिस्तान की एकजहती के, यहाँ तक के हुकूमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो परफॉर्मेंस इश्यूज हैं वो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। ये मैं जरा डिबेट को ईवीएम तक रखना चाहता हूं कि ईवीएम पे सदाकत साहब देखिए, कानूनी मामला भी है, तकनीकी मामला भी है, ऑपोजिशन पार्टीज जो है, तो इनसे बात तो आपको करनी होगी, माहौल तो एक बनाना होगा। देखिए आज अगर वजीर आजम जिन्होंने जिनका बड़ा मुख्तलिफ बड़ा हार्ड स्टैंड था ऑपोजिशन के बारे में, जो ये कह रहे हैं कि जी बंद कर देंगे, ज़ाहिर है उनको वोट इस बात पे पड़ा था कि आपने करप्शन का अकाउंटेबिलिटी करनी है। और बाकी वो जो बशीर मेमन है वो तो इन्हीं का आदमी है, इन्होंने कल उसको सेनेट का इलेक्शन लड़ाना है, उसकी बात की हैसियत ही कोई नहीं। अच्छा, जो इनकी बातें हैं कि वज़ीर आज़म ने, शहबाज शरीफ ने कहा था मिसाक मईशत, तो शाम को मरियम ने कहा था ये कौन होते हैं, ये मजाक मईशत है, लिहाजा वो बात कोई नहीं हुई। सर देखिए, ईवीएम है ना, ईवीएम एक लीगल इशू भी है, मैं आ रहा हूं ना, एक तकनीकी मामला, अगर मुझे मौका दे मैं इसी पे आ रहा हूं। उस पर वज़ीर आज़म ने ऑफर कर दी, इनको बताएं जो पटवारी थे वो आज कंप्यूटर पे आ गए, जो आप खत लिखा करते थे
आज आप व्हाट्सएप पे आ गए खुदारा, ये आपको मुस्लिम लीग उनको ये बात समझ नहीं आ सकती, उनका ज़हनी पटवारियों वाला है कि आप ये कहें कि आज अगर एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ गई है, ना आपको थैलों की ज़रूरत है, ना आपको वो फॉर्म 45 की ज़रूरत है, वोट पड़ेगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा। इनका ख्याल है कि कहीं वोट गायब हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं, आज वज़ीर आज़म ने ऑफर की कि आप अपने जो पढ़े लिखे, आप इनकी पार्टी में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भेजें। कोई वज़ीर आज़म सिलेक्टेड बोला कीजिए, आप उसको सुन लेना यार, बात तो सुन लें। आपको वहां पे वज़ीर आज़म के पास सिलेक्टेड तो बोल दिया, 4-5 मॉडल हैं ईवीएम के। अच्छा। आप बताएं आपको कौन सा मॉडल पसंद है, कौन सा सिस्टम पसंद है, उसके मुताबिक हम बैठ के बातचीत करना चाह रहे हैं, ताकि ये तो कम से कम चूंचना बंद हो ना। जो हारता है वो ये बात करता है। मैंने कहा है कि जो आपका पटवारियों का निजाम था आज वो कंप्यूटराइज हो गया है, तो खुदारा जो पटवारी सारे निजाम हमारे कंप्यूटराइज भी हमने किया है, हेल्थ कार्ड भी हमने दिया था, सारी चीज हमारी दी हुई है। आप इसका हल क्या है? हमारे इसका हल क्या है? ये दो इलेक्शन, वज़ीर आज़म सिलेक्टेड और ये कराची वाला इलेक्शन, इस पे जितना शोर इसका हल ये है कि लोगों को फ्री एंड फाइनल फेयर कमेंट्स उनको चाहिए। इसका हल क्या है? ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज जामरा साहब, ईवीएम मशीनें कोई हल हैं? आज तो आप इलेक्शन जीत गए हैं ये NA 249 का, लेकिन हो सकता है कहीं आप हार जाएं, फिर आप भी इसी तरह से इल्जामात लगाएंगे। वो हल क्या है आपकी नजर में? और ईवीएम एक सोल्यूशन है जो आज वजीर आजम ने प्रपोज की? देखिए रहमान भाई, अगर सीरियसली इस बात पे हम तबसरा करें तो हम दुनिया की जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसको जो है वो रोक नहीं सकते, और बिलाखिर हमें इस तरफ आना पड़ेगा। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स खुद पीपल्स पार्टी का बुनियादी एक नुक्ता रहा है और मुतालबा रहा है, मगर इशू यह है कि एक ऐसे वजीर आजम से बात की जाए जिस असेंबली के स्पीकर भी जो है वो पर्ची पे काम कर रहे हो, और जो हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर, वो उन्हीं के प्रपोजल पे आए और उन्हीं से इस्तीफा लेने का मुतालबा कर दे, उसको अंडर प्रेशर लाने के लिए। और उसी हुकूमत के साथ हम इलेक्ट्रॉनल रिफॉर्म से बात करें, वो इदारा जो इलेक्शन करवा रहा हो और जिसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये हुकूमत पहली हुकूमत है जो उससे इस्तीफा का मुतालबा कर चुकी है। ये आपको भी मालूम है और पूरी कौम को भी मालूम है। पहले अपनी पॉलिसी तो कैसे हो बात दे, आपके ख्याल में मुझे स्टेप्स बताएं कि अगर हुकूमत ने आपको तैयार करना है बातचीत के लिए, मुख्तसरन 1 2 3 अगर आप बता सकें कि हुकूमत ये करे तो बातचीत का माहौल बन सकता है। देखिए, पहली बात तो इससे पहले भी बातचीत हुई है ना, इसी पार्लियामेंट के अंदर हुई है। 2 से 3 मरतबा कानून साजी ऐसी हुई है जो अकेले इन्होंने कानून साजी नहीं की है। मिसाल के तौर पर अभी अब्बासी साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कानून साजी वाली बात की, क्या आपने उसकी जग हसाई की थी? उस पोस्ट की जग हसाई की थी? किसने मदद की? आपकी अपोजिशन ने की। उसके बाद फेटअप पे क्या हुआ? हम बातचीत तब करेंगे जब ये हुकूमत हमें जबरदस्ती एनआरओ नहीं थोपेगी। ये जबरदस्ती हमें एनआरओ पे मजबूर करते हैं और हम इनके एनआरओ को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके अदवार के कोई केसेस नहीं है हमारे ऊपर। ये अपने दौर के जितने भी केसेस हैं ये सब एनआरओ कर चुके हैं। आपने अभी अपनी पार्टी के अराकीन से मुलाकात को इन्होंने कहा हम ख्याल ग्रुप। इससे ज्यादा कमजोरी इस हुकूमत की और क्या हो सकती है कि आप एनआरओ पे एनआरओ दे रहे हैं, हम आपसे एनआरओ नहीं लेंगे। ये एनआरओ जो है नहीं लेंगे। आपको पता है मुशर्रफ ने दिया था और पीपल्स पार्टी ने एनआरओ लिया था। आपने तरीन को क्यों दे रहे हैं? तरीन को क्यों भाई हमने चीनी कमीशन हमने बनाया। आजिज भाई, आप उनके पांव पे आजिज जामरा साहब आप बात कर रहे हैं। देखिए, एनआरओ पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ से दिया था, अपने करप्शन के केसेस माफ करवाए थे। ये जो चीनी की बात कर रहे हैं वो तो चीनी तो बहस नहीं है ना, चीनी पे है। निहाल हाशमी साहब मुझे मुख्तसरन बताइए, वो छोड़ दें बहस लंबी हो जाएगी। माहौल कैसे बन सकता है? एनआरओ को भी छोड़ दे, बजट करीब आ जाए, माहौल बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। देखिए, माहौल बन सकता है अगर इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका फैसला आ जाए, हमारे एतमाद बहाल होगा। इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आया है उसे आप फैसला फौरी तौर पर ले, आप एतमाद तो बहाल करें।
आप नेक नियति तो शामिल करें, आप इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट तो बनाएं, उसके बाद आप ईवीएम की बात करें, मगर पहले फॉरेन फंडिंग के और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हर इदारे अपने डोमेन में रह के काम करें और वोट को इज्जत दे। निजाम को आज यूरोपियन यूनियन ने हमारे खिलाफ करारदाद अगर तो बात कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट है ना जिनमें इख्तलाफ है, वो तो इलेक्शन फेयर होने पे हम भी चाहते हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन में आपके जो फॉरेन फंडिंग आज ये कह रहे वो बुनियादी चीज है। आज ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने इनका वोट चोरी, हम भी कहते हैं पीपल्स पार्टी वोट चोर है, कह देते हैं आप। नहीं, आप फॉरेन फंडिंग केस भाई, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन में आप एतमाद बहाल करें। कल ये हमें कह रहे थे, अब न्याज साहब बात सुनिए, कल ये हमें कह रहे थे पीपल्स पार्टी कहती है, आज ये पीपल्स पार्टी को वोट चोर कह रहे हैं। चले हम भी कहते हैं पीपल्स पार्टी वोट चोर है, लेकिन मसले का हल क्या है? हम बैठें और बैठ के कोई ऐसा तरीका कार बनाएं, आप तजवीज दे दें। आज इमरान प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन कौन करवाएगा? मैं आपको तजवीज दे रहा हूं ना, इमरान खान सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को कहे कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला एक हफ्ते में करवा दें। की बातें कर रहे हैं, अगर आप जेन्युइन होंगे तो ठीक है, जाने यही है कि आप आए बैठे और बैठ के फैसला करवा दें फॉरेन फंडिंग केस, इलेक्शन को फेयर बनाएं। इस्तीफा क्यों तोड़ रहा है? आपको तो शर्म से इस्तीफा देना चाहिए। काजी फैज ईसा के केस में, जस्टिस काजी फैज ईसा केस में हमारे सदर को भी जाना चाहिए, वज़ीर आज़म को भी जाना चाहिए, वज़ीर आज़म को भी जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये आपको काम से तोड़ने की धमकी किसको दे रहे हैं? खत्म कर दी है। अच्छा जी दामरा साहब, पॉसिबिलिटी है आपने ईवीएम तो तब लाए पहले फॉरेन फंडिंग को लाए आप। अच्छा, मैं सपोर्ट कर रहा हूं निहाल आजमी साहब की बात को, भाई इलेक्शन को फेयर करने के लिए हमें प्रोसेस ठीक करना है। अच्छा जी, अच्छा आप अब्बासी साहब ये बताएं, आपको काम करने से कौन रोक रहा है, और ये असेंबलियां तोड़ने की धमकियां किसको दे रहे हैं आप? कौन काम से रोक रहा है आपको? ये फिर एक लंबी बहस है, दोबारा इसमें किसी दिन और बात करेंगे। दामरा साहब बहुत शुक्रिया निहाल आजमी, सदाकत अली अब्बासी साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही। बहरहाल जी कहीं ना कहीं पर बैठना होगा, बात होनी होगी कि ये जो शोर है हर इलेक्शन के बाद होता है।